मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से। विद्यार्थियों, आज हम लोग अमीबा की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अमीबा का चित्र है। आप ये देखें, अमीबा एक कोष की जीवधारी है और इसका आकार करीब 250 से 600 माइक्रोन होता है। एक कोष की जीवधारी होने के कारण इसे प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। एक कोष की जीवधारियों को सबसे पहले लीवेनहॉक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था और इन्हें जंतुक या एनिमलक्यूल कहा था। तो विद्यार्थियों, यह है एक कोष की जीवधारी है अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस देखिए कैसे लिखा हुआ है। अमीबा ए बड़े से है, प्रोटियस का पी छोटे से है। अमीबा इसके वंश का नाम है, प्रोटियस इसकी जाति का नाम है। जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से लिखते हैं और कॉपी में यदि आपको लिखना है तो दोनों शब्दों के नीचे एक एक लाइन खींचेंगे, यानी इसको अंडरलाइन करेंगे। लेकिन किताबों में लिखने का तरीका है कि यह देखिए, यह इटैलिक्स यानी टेढ़े में लिखा हुआ है, अमीबा प्रोटियस। अब अमीबा प्रोटियस इसका नाम कैसे पड़ा? अमीबा का मतलब होता है, अमीबा असल में एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है परिवर्तन यानी चेंजिंग। प्रोटियस एक ग्रीस देश की समुद्र की एक देवी हैं जो अपने आकार को बदलती रहती हैं। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा अमीबा प्रोटियस। यानी जो ये अमीबा प्रोटियस है, अमीबा है, ये अपने आकार को बदलता रहता है। कैसे बदलता है? ये देखिए, ये जो संरचना है, ये जो उंगली की तरह निकली हुई है, इन्हें हम पादाव कहते हैं या सूडोपोडिया कहते हैं। एक को हम कहेंगे सूडोपोडियम, लेकिन बहुत सारे इनको कहेंगे सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया इस पर बनते रहते हैं और देखिए इस साइड में यह लुप्त होते रहते हैं। तो सूडोपोडिया एक तरफ लुप्त हो रहा है और एक तरफ बन रहा है। तो जिधर बनता है हम कहेंगे ये इसका अग्रभाग है और जिधर ये लुप्त होता है, तो लुप्त होते हुए पादाप को या सूडोपोडिया को हम यूरॉयड कहते हैं। इस तरीके से अमीबा में दो सिरे आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी एक अग्र सिरे पर सूडोपोडिया या पादाप बनते रहते हैं और पश्च सिरे पर पादाप लुप्त होते हैं और लुप्त होते हुए पादाप को यूरॉयड कहा जाता है। तो इस तरीके से अमीबा अपने आकार को लगातार बदलता रहता है, यानी नए नए सूडोपोडिया या पादाप बनते रहते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है और पीछे का जो है पादाप गायब होता रहता है। चलिए, अमीबा करीब 250 से 600 माइक्रोन इसका अगर करीब व्यास है। अब इसकी संरचना में देखें, सबसे पहले इसमें एक कोशिका झिल्ली दिखाई पड़ती है। कोशिका भित्ति नहीं है, अर्थात ये एक जंतु कोशिका है और इसमें सारे कोशिकांग हैं। केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली है, अर्थात यह अमीबा एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो सबसे बाहर इसमें है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की खासियत है कि यह अर्धपारगम्य है या चयनात्मक अर्धपारगम्य है। अंग्रेजी में आप कहते हैं इसे सेलेक्टिवली सेमी परमेएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जल आर पार जा सकते हैं और जल में घुले हुए कुछ चुने हुए पदार्थ भी आर पार जा सकते हैं। यानी जिन पदार्थों को झिल्ली चाहेगा तो वो सारे पदार्थ आर पार जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चयनात्मक अर्धपारगम्य है। जल के साथ साथ चयन किया हुआ यानी सेलेक्ट किए हुए जो सैल्यूट हैं या विले हैं वो आर पार जा सकते हैं। तो झिल्ली की और क्या खासियत है? इसमें रीजनरेशन की क्षमता है, यानी टूट फूट की ये मरम्मत स्वयं कर लेती है। उसके बाद झिल्ली क्या करती है? ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण कर लेती है, यानी झिल्ली अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है और ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ अंदर चले जाते हैं। तो झिल्ली इस तरीके से भोज पदार्थ के अंतर्ग्रहण में भी सहायता करती है। चलिए देखें, कोशिका झिल्ली के अंदर आप ये देखेंगे, यह कोशिका यानी यह जीव द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म में आप ये देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म में दो हिस्सा है, एक अंदर का है और एक बाहर का है।
तो अंदर का जो हिस्सा है अपेक्षाकृत द्रव होता है और बाहर का हिस्सा अर्धठोस होता है। अर्धठोस होने से फ़ायदा ये है कि इसे एक यांत्रिक सहारा मिलता है। तो बाहर का हिस्सा कहलाता है एक्टोप्लाज्म। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये एक्टोप्लाज्म है बाहर का हिस्सा, और अंदर का हिस्सा एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो एंडोप्लाज्म चाहे तो एक्टोप्लाज्म में बदल सकता है और एक्टोप्लाज्म चाहे तो एंडोप्लाज्म में बदल सकता है। दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, बस दोनों में अंतर ये है कि यह अपेक्षाकृत द्रव है और ये अर्धठोस है। मास्ट ने 1926 में यह बात सबसे पहले बताई थी कि ये प्लाज्मा जेल, ये प्लाज्मा सॉल है, एंडोप्लाज्म प्लाज्मा सॉल है और एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा जेल है। तो प्लाज्मा सॉल प्लाज्मा जेल में और प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में बदल सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम लोग देखें, एक्टोप्लाज्म में भी दो भाग है। एक तो आप देखिए ये हिस्सा कणिकामय है और कणिकामय के बाहर भी एक कणिका विहीन वाला एक परत है, तो ये हाइलाइन लेयर कहलाता है या हाइलाइन परत ये है। तो एक्टोप्लाज्म में दो भाग हैं, एक कणिकामय है, दूसरा कणिका विहीन है। तो कणिका विहीन वाला हिस्सा हाइलाइन परत कहलाता है। तो बच्चों ये एक्टोप्लाज्म है और फिर अंदर एंडोप्लाज्म है। चलिए हम लोग एंडोप्लाज्म के अंदर देखें। तो एंडोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे इसमें कोशिकांग हैं, ढेर सारे कोशिकांग हैं, जैसा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पिछले हिस्से में जो पिछला जो भाग है जहाँ यूरोइड बनते हैं, वहाँ पर एक संरचना है संकुचनशील धानी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप देखिए यह गोल है और ये जल से भरा हुआ है और इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है या वर्ज्य पदार्थ भी होते हैं और इसके चारों तरफ एक झिल्ली है और इस झिल्ली के भी चारों तरफ देखा जाता है बहुत सारी छोटी छोटी और भी थैली जैसी संरचनाएं हैं जो कि जल से भरी होती हैं और संभवतः इससे जुड़ती रहती हैं और ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर अमीबा के अंदर ढेर सारा पाया जाता है, करीब 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाते हैं। तो संकुचनशील धानी जल से जब भर जाती है तो यह बड़ा हो जाता है, यानी हम कहते हैं ये डायस्टोल अवस्था में है। उसके बाद ये संकुचित हो जाती है। जब ये संकुचित होती है तो ये जल को बाहर निकाल देती हैं। माना जाता है कि इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। इस तरीके से ये संकुचनशील धानी है, यानी यह जल से भरने के बाद इसमें प्रसार होता है, डायस्टोल अवस्था है और उसके बाद ये संकुचित हो जाती है तो इसका जो जल है वो बाहर निकल आता है। इस तरीके से और जल के साथ साथ उसमें घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ भी बाहर निकल जाता है। इस तरीके से संकुचनशील धानी आप कह सकते हैं कि यह जल का नियमन करती है। आवश्यकता से अधिक जो जल है यह इसको बाहर निकालता रहता है। दरअसल होता क्या है कि जो अमीबा है, अमीबा पाया कहाँ जाता है? यह मीठे जल में यानी तालाब में या पोखर में या झील में, जहाँ पर ढेर सारे शैवाल रहते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। तो बाहर का जल इसमें लगातार अंदर प्रवेश करता रहता है। तो आवश्यकता से अधिक जल को जो संकुचनशील धानी है उसको बाहर निकालता रहता है। अगर संकुचनशील धानी नहीं रहेगा तो कोशिका फट जाएगी और मृत हो जाएगी। इस तरीके से संकुचनशील धानी अमीबा के अंदर ये जल का नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। क्योंकि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, वर्ज्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संकुचनशील धानी श्वसन में भी सहायता करता है और उत्सर्जन में भी सहायता करता है। अब आप मान लीजिए कि अमीबा को हम समुद्र में डाल दें जहाँ पे जल की सांद्रता अमीबा के अंदर जो प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा सॉल है, उसकी सांद्रता के बराबर है, तो बाहर का जल अंदर नहीं आ पाता है और आवश्यकता से अधिक जल फिर कोशिका के अंदर नहीं हो पाती है।
इस तरीके से ऐसा करने पर यानी अमीबा को यदि हम पोखर के जल से निकाल करके समुद्र के जल में डाल दें तो देखा जाता है कि संकुचनशील धानी का निर्माण नहीं होता है, फिर इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग खाद्य रिक्तिका के बारे में बात करें। खाद्य रिक्तिका भोजन के अंतर्ग्रहण के समय बनता है। ये देखिए खाद्य रिक्तिका है, ये खाद्य रिक्तिका है और ये खाद्य रिक्तिका है। तो बहुत सारी खाद्य रिक्तिकाएँ कोशिका में दिखाई पड़ती हैं। दरअसल भोजन के अंतर्ग्रहण यानी कोशिका झिल्ली जब अंदर की ओर मुड़ जाती है तो भोज्य पदार्थ अंदर आ जाता है और एक गोल थैली बन जाती है और इस थैली में जल की मात्रा रहती है और भोज्य पदार्थ रहता है। इसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब इस खाद्य रिक्तिका में लाइसोसोम नामक एक कोशिकांग है जिसमें कि भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम इसके साथ जुड़ जाता है खाद्य रिक्तिका के साथ और इस तरीके से खाद्य रिक्तिका थोड़ी बड़ी हो जाती है और लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो खाद्य रिक्तिका के साथ अंदर आ जाता है और भोज्य पदार्थ का पाचन करता है और ये खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन हो जाता है। खाद्य रिक्तिका में जो भोजन का पाचन हो गया और फिर विसरण की क्रिया के द्वारा ये जो खाद्य रिक्तिका है, ये खाद्य रिक्तिका में यानी विद्यार्थियों अब हम लोग खाद्य रिक्तिका के बारे में बात करें। खाद्य रिक्तिका आप देखें, भोजन के अंतर्ग्रहण करते समय खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। ढेर सारी खाद्य रिक्तिकाएँ कोशिका में घूमती रहती हैं। जीव द्रव्य घूमता रहता है तो खाद्य रिक्तिकाएँ भी उसके साथ घूमती रहती हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर चारों तरफ एक झिल्ली होती है। दरअसल कोशिका झिल्ली ही अंदर की ओर जब मुड़ जाती है तो एक कप की जैसी रचना बन जाती है, भोज्य पदार्थ उसके अंदर आ जाता है और इस तरीके से खाद्य रिक्तिका बन जाती है। गोल थैली है जो कि कोशिका झिल्ली की ही कटा हुआ भाग है और इसमें भोजन है, जल की मात्रा है। अब ये जो खाद्य रिक्तिका है इसके साथ लाइसोसोम नामक जो संरचना है, लाइसोसोम क्या है, गोलाकार थैलियाँ हैं जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं विभिन्न पदार्थों को पचाने वाले। तो लाइसोसोम जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये खाद्य रिक्तिका थोड़ी बड़ी हो जाती है और लाइसोसोम के जो एंजाइम है इस भोज्य पदार्थ का पाचन कर देते हैं। अब पचा हुआ जो भोजन है खाद्य रिक्तिका का, यह भोजन विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकल आता है। यह कोशिका द्रव में आ जाता है और काम आता है कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के में ये काम आता है। अब ये जो खाद्य रिक्तिका है ये घूमता रहता है और जो भोजन का वह भाग जो कि अपच रहता है तो खाद्य रिक्तिका फिर क्या करती है, किसी एक स्थान पर आकर के कोशिका झिल्ली के साथ जुड़ जाती है। दरअसल खाद्य रिक्तिका की झिल्ली कोशिका के झिल्ली के साथ जुड़ जाती है और इसका अपच जो भोज्य पदार्थ है यह कोशिका के बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम इगेशन कहते हैं। तो बच्चों यह है खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिकाएँ बनती रहती हैं और कोशिका झिल्ली से जुड़ कर के समाप्त होती रहती हैं और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। तो अब अगले कोशिकांग में हम लोग देखें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमने बताया था करीब 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में चारों तरफ ये बिखरे भी हैं और ख़ास करके संकुचनशील धानी के चारों तरफ ये ढेर सारे पाए जाते हैं। और संरचनाओं में देखें, इसमें इसके अंदर ये देखिए लाइसोसोम लिखा है। लाइसोसोम के बारे में हमने बताया, ये गोलाकार थैली है, इसमें विभिन्न पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं और खाद्य रिक्तिका के साथ ये जुड़ता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका आप देखें, ये नलिकाएं होती हैं जिनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम स्वतंत्र भी इसमें पाए जाते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर गाल्जिकाएँ है।
तो जो गाल्जी काय जो संरचना है, गाल्जी काय थैलियों की संरचना है। गाल्जी काय विभिन्न पदार्थों का ये श्रावण करता है। आप ये देख सकते हैं, ये गाल्जी काय संरचना है। ये थैलियों से सिस्टर्नी से बनी हुई संरचना है और इसकी संरचना आपको उसका की संरचना पढ़ते समय भी आप डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। तो गाल्जी काय यह जो कोशिकांग है, यह विभिन्न पदार्थों का श्रावण करता है। चलिए हम लोग बात करें केंद्रक के बारे में बात करें। तो ये जो केंद्रक है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दोहरी झिल्ली है और इसमें केंद्रक छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं और केंद्रक के अंदर एक क्रोमैटिन जालिका है जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। क्रोमैटिन लैटिस है ये, और बहुत सारी केंद्रिकाएं हैं। तो इसमें कई सारी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं और 500 से 600 इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमीडिया कहते हैं। तो ये जो क्रोमीडिया हैं, जो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स हैं, ये विभिन्न कार्यों का कोशिका में नियंत्रण करते हैं। तो बच्चों, यह इसकी संरचना है और इसका जो कोशिका द्रव्य है, यानी जो प्लाज्मा सॉल है, प्लाज्मा सॉल में अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि दो पिरामिड दो आपस में जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिसको कि तो बाई पिरामिडल क्रिस्टल्स होते हैं, जिसमें कि बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स नामक इसमें वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जल से भरी हुई इसमें कुछ ये संरचनाएं पाई जाती हैं। तो गोलाकार इसमें कुछ थैलियां पाई जाती हैं, गोली रहती हैं, जो कि संकुचनशील नहीं होती हैं। तो ये जो वाटर वेसिकल्स हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं और इसके कार्य के बारे में बहुत नहीं लोग जान पाए हैं। तो विद्यार्थियों, ये है अमीबा की संरचना। चलिए हम लोग अमीबा का वर्गीकरण करें। अमीबा एक कोष की जीवधारी है, इसीलिए अमीबा को हम प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं। यह किंगडम प्रोटिस्टा का है। प्रोटिस्टा में उन जीवधारियों को रखते हैं जो एक कोष की हैं और जिनके चारों तरफ कोशिका झिल्ली है, केंद्रक के चारों तरफ, अर्थात यूकैरियोटिक है, उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। चलिए, संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अमीबा एक कोष की जीवधारी है। उपसंघ का नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्योंकि इसमें केंद्रक, यानी इसमें ऐसे जीवों को रखते हैं जो कि केंद्रक इसमें एक है या अधिक है, लेकिन सभी केंद्रक एक जैसे होते हैं। तो चूँकि इसमें एक केंद्रक है, इसीलिए इसको हम उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा में रखते हैं। वर्ग है सार्कोडीना। तो सार्कोडीना वर्ग में इसलिए हम इसको रखते हैं क्योंकि इसमें जो गमन है वह पादाबों के द्वारा या सूडोपोडिया के द्वारा होता है। उपवर्ग है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया में हम इसलिए रखते हैं कि इसके पादाब में अक्षीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। कुछ के जीवधारियों में जो पादाब होते हैं उसमें तंतु पाए जाते हैं। तो चूँकि अमीबा में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसे राइजोपोडिया उपवर्ग में रखते हैं। इसके गढ़ का नाम है लोबोसिया। लोबोसिया में इसलिए रखते हैं कि इसके पादाब छोटे होते हैं और इसका जो अग्रसिरा है वो गोल होता है, चौड़ा होता है। तो इसीलिए हम अमीबा के पादाब को लोबोपोडिया कहते हैं। तो लोबोपोडिया कहलाता है, तो इसको हम लोबोसिया में रखते हैं। और अमीबा के वंश का नाम है अमीबा, क्योंकि यह एक केंद्र की है और ये अमीबा संकुचनशील है। और इसके जाति का नाम है प्रोटियस। थैंक यू।